जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा। सूत्रों के मुताबिक बैजल ने इस्तीफे के पीछे की वजह निजी कारण बताए। बता दें कि उपराज्यपाल के तौर पर उनका कार्यकाल के 5 साल 31 दिसंबर 2021 को पूरे हो गए थे। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। कई मामलों को लेकर आए दिन दिल्ली के केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच टकराव की बातें सामने आती रही है। उपराज्यपाल ने जो पैनल बनाया है उसमें से एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से टकराव के मामले में बढ़ता गया और इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने जुड़े मामले भी उपराज्यपाल की सरकार की अनबन हुई। मंत्री सत्येंद्र जैन की बजाय खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने LG अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर सरकारी अस्पताल में स्टाफ की कमी को पूरा करने की अपील की थी। तेजस्वी यादव लंदन में भारत के आने वाले 25 साल के भविष्य पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुधवार को दिल्ली से रवाना हो रहे हैं। उन्होंने 20 मई को अपनी बात रखनी है। तेजस्वी के राजनीतिक करियर में यह पहला मौका होगा कि जब किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 18 से 20 मई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हीरो साइकिल के पंकज मुंजाल, माकपा के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, राजद सांसद मनोज झा, तेलंगाना के मंत्री KT रामा राव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद समेत कई लोग भारत में शिरकत करेंगे। दुनिया भर में दम तोड़ने वाले हर 6 में से 1 की जान प्रदूषण के कारण जा रही है। प्रदूषण के कारण एक साल में करीब 24 लाख भारतीयों ने दम तोड़ दिया है, जिसमें से 16.7 लाख लोगों ने केवल वायु प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवाई। यह आंकड़ा दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है। यह जानकारी लेसेंट के नए अध्ययन में दिया गया है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा केवल भारत में 9.8 लाख है। वहीं 6.1 लाख लोग घर में वायु प्रदूषण की चपेट में आ गए। दुनिया भर की बात करें तो 2019 में 90 लाख लोगों की मौत हुई। यह दुनिया में होने वाली हर 6ठी मौत के बराबर है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग मिलने के दावे पर बहस जारी है। कोई शिवलिंग कह रहा है तो कोई फव्वारा। इस बीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी IIT के मटेरियल साइंस और केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर RSC और एसोसिएट प्रोफेसर चंदन उपाध्याय ने बताया कि शिवलिंग की सच्चाई क्या हो सकती है। केमिकल इंजीनियर के प्रोफेसर RSC ने कहा है कि मेरा निजी विचार यह है कि यह शिवलिंग है, लेकिन कुछ लोग इसे अगर फव्वारा कह रहे तो उसकी वजह यह है कि इस शिवलिंग के ऊपर एक फव्वारा नुमा आकृति बनी हुई है। अगर इसे फव्वारा माना जाए तो पुराने जमाने में बिजली होती नहीं थी। प्रोफेसर RSC ने आगे कहा है कि पुराने जमाने में फव्वारे को चलाने के लिए पानी को काफी ऊपर से गिराया जाता था। प्रोफेसर RSC ने आगे कहा है कि उस पत्थर का कोई केमिकल एनालिसिस नहीं हुआ है, इसलिए यह पन्ना है कि या नहीं, इस पर शर्तिया कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इस बार श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट का जिक्र कर भारत की वर्तमान स्थिति पर सवाल खड़ा कर दिया है। उनकी नजरों में लोगों को सिर्फ गुमराह करने से तथ्य नहीं बदलने वाले हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट करके राहुल गांधी ने 2 तस्वीरें साझा की है। एक तरफ वे भारत की बेरोजगारी, पेट्रोल दाम, सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र कर रहे तो वहीं दूसरी तरफ वे श्रीलंका के भी आंकड़े जारी कर रहे हैं। ऐसा करके वे कह रहे हैं कि भारत की स्थिति भी काफी हद तक श्रीलंका जैसी हो गई है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आप का मुख्यमंत्री चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने बुधवार को पार्टी छोड़ दी। उन्होंने इस संबंध में अपना इस्तीफा पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। कर्नल अजय कोठियाल ने इस्तीफे में लिखा है कि मैं 19 अप्रैल 2021 में पार्टी में शामिल हुआ था और अब 18 मई 2022 को पार्टी छोड़ रहा हूं। अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी ने करीब 13 महीने तक रहे। उन्होंने केजरीवाल को पत्र में लिखा है कि पूर्व सैनिक, पूर्व अर्धसैनिक, बुजुर्ग, महिला, युवा और बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखकर पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। भीषण गर्मी और कोयले की कमी के चलते देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। सरकार की तरफ से लगातार कोयला की आपूर्ति की जा रही है। इस बीच कई राज्यों ने अब तक कोयले का स्टॉक नहीं किया है। इससे आने वाले सीजन में एक बार फिर बिजली आपूर्ति गड़बड़ा सकती है। केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर कोयले की स्टॉक प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा कि कोयला स्टॉक बनाने के लिए स्टेट जेनको द्वारा तात्कालिक कदम उठाए जाने चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब पूजा स्थल अधिनियम 1991 की बारीकी से समीक्षा करेगा। इसके लिए बोर्ड ने एक लीगल कमेटी गठित कर दी है। इसके कमेटी में कासिम रसूल इलियास, कमाल फारूकी, मुज्जल अयूबी और नियाज फारूकी को शामिल किया गया है। कमेटी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और अन्य मस्जिदों से संबंधित सभी मामलों की विस्तार से समीक्षा करेगी, ताकि उसी के आधार पर वो आगे की कानून लड़ाई लड़ी जा सके। बोर्ड ने कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो वो इस मामले को लेकर एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन भी शुरू कर सकता है।
भारतीय रेलवे में हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते रहे हैं। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा है। रेलवे का प्रयास रहता है कि यात्रियों को ट्रेन निर्धारित समय पर मिले और उन्हें ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़े। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनें अपनी निर्धारित समय से लेट पहुंचती है। ट्रेन लेट होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण है आवारा मवेशी। आवारा मवेशियों के कारण कई बार ट्रेन निर्धारित स्टेशन पर देरी से पहुंचती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 16 महीनों में उत्तर प्रदेश के 4 भारतीय रेलवे जोन्स में हर रोज औसतन 39 पशु कटान और यहां पर 11,137 घंटे तक की देरी हो सकती है। केरल में सत्तारूढ़ वाम सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रहे केरल राज्य सड़क परिवहन का समर्थन करने के लिए 700 सीएनजी बसों का एक बड़ा खरीदने का बुधवार को अनुमति दे दी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक में केएसआरटीसी स्विफ्ट के लिए 455 करोड़ रुपए की लागत से पर्यावरण अनुकूल बसों के लिए केरल आधारभूत ढांचा निवेश बोर्ड से 4% ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने की मंजूरी दी गई। पाटीदार आरक्षण आंदोलन से उभरे नेता एवं 3 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए हार्दिक पटेल ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया कि इसके वरिष्ठ नेता यानी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि वे गुजरातियों से नफरत करते हैं। पटेल का इस्तीफा इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आया है। कांग्रेस छोड़ने से पहले पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा है। उन्होंने अपनी निराशा जाहिर करते हुए लिखा है कि उनके जैसे पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की बैठक में शामिल होने और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक दिन में 500-600 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। किसानों के आगे झुकी पंजाब सरकार। बता दें कि पंजाब सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों को स्वीकार कर लिया। मंगलवार को किसानों को आंदोलन तेज हो गया था और ताय संगठन से जुड़े किसान चंडीगढ़ के लिए कूच कर गए थे, जिन्हें मोहाली में रोक लिया गया था। अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने धान रोपाई की मांग स्वीकार कर ली है, जिसके तहत 7 जून से इसके पहले चरण की शुरुआत होगी। पंजाब सरकार ने 3 चरणों में धान रोपाई की मांग को स्वीकार कर लिया है। भगवंत मान ने बुधवार को दोपहर को किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। वहीं बड़ी संख्या में किसान चंडीगढ़ की सीमा पर ही डटे हुए हैं और सरकार की ओर से औपचारिक आदेश जारी किए जाने के बाद ही पीछे हटने की बात कही है। टीवीएस ने आज 2022 iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया है। इसे कंपनी ने 3 वेरिएंट, 10 कलर ऑप्शन और 140 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज के साथ बाजार में उतारा है। टीवीएस iQube, iQube S और iQube ST के साथ 3 वेरिएंट में साथ आता है। इसके बेस वेरिएंट की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 98,654 रुपये से शुरू होती है, जबकि बेंगलोर में ऑन रोड कीमत 1,11,663 रुपये से शुरू होती है। मिड वेरिएंट iQube S की कीमत दिल्ली में 1,08,690 रुपये, बेंगलुरु में 1,19,663 रुपये ऑन रोड है। तेल कंपनियों ने आज आमजन को राहत दी है। आज हरियाणा में पेट्रोल डीजल के भाव में 13 पैसे की गिरावट दर्ज हुई है। आज जारी नए रेट के मुताबिक हरियाणा में 1 लीटर पेट्रोल के भाव 106.13 तो वहीं डीजल 97.35 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। पिछले कई दिनों से हरियाणा में पेट्रोल डीजल के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव के पीछे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के भाव में स्थिरता को बताया जा रहा है। हमेशा से रहस्यमयी रहे उत्तर कोरिया ने एक बार फिर झटका दिया है। पिछले 2 साल में कोविड-19 के 3-4 लहर का सामना कर चुकी दुनिया के सामने उत्तर कोरिया ने पहली बार कोरोना संक्रमण को लेकर खुलासे किए हैं। उत्तर कोरिया के खुलासे इतने चौंकाने और चिंता बढ़ाने वाले हैं कि पूरी दुनिया में इसको लेकर बहस छिड़ गई है। उत्तर कोरिया का दावा है कि 17 मई तक देश में 14 लाख लोग बुखार से पीड़ित है, यानी देश का हर 5वां शख्स बुखार से पीड़ित है। उत्तर कोरिया में ये आंकड़े मात्र 96 घंटे में सामने आए हैं। सराफा बाजार में आज सोने चांदी की चमक थोड़ी फीकी नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि बुधवार को सोना चांदी दोनों के भाव गिर गए थे। मंगलवार के बंद भाव के मुकाबले 1 किलो चांदी की कीमत अब 341 रुपये कम होकर 60,961 रुपये पर आ गई है, जबकि आज 24 कैरेट शुद्ध सोना 296 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 50,297 रुपये के रेट से खुला है। अब सोना अपने ऑल टाइम्स हाई 56,200 रुपये के लेवल पर पहुँच गया है। ओडिशा में कम से कम 82 नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों के आपराधिक रिकॉर्ड है और उनमें से 65 पर हत्या का प्रयास तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर अपराधों के आरोप है। इस साल पंचायत चुनाव से पहले निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष दाखिल हल्फनामों के विश्लेषण से यह जानकारी मिली। ओडिशा इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आपराधिक मामले वाले जिला परिषद सदस्यों में सबसे अधिक सत्तारूढ़ बीजू जनता दल है और इसमें हल्फनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित करने वाले 82 सदस्यों में से 66 बीजस से, 7 कांग्रेस से, 6 भारतीय जनता पार्टी से और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और एक निर्दलीय सदस्य हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराता ही जा रहा है। अब यहाँ की सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे पेट्रोल खरीदने के लिए लाइन ना लगाएं, क्योंकि सरकार के पास फ्यूल खरीदने के लिए रकम ही नहीं है।
सरकार ने कहा है कि उनके पास विदेशी मुद्रा खत्म हो गई है, जिससे आयात रुक गया है। हालांकि सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि उनके पास डीजल का पर्याप्त भंडार है। श्रीलंका की सरकार ने कहा है कि पेट्रोल का एक जहाज समंदर में खड़ा है, लेकिन सरकार रकम के अभाव में इसे खरीद नहीं सकती। श्रीलंका की ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि देश के सामने पेट्रोल और उपलब्धता को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।